गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पहले। और हम ये देखेंगे कि जब हमारा मेमोरी हमें धोखा देना चाहता है और हम नर्वस हो जाते हैं, उस समय भी हम कैसे अपने क्वेश्चन को हैंडल करें, कैसे सॉल्व करें। और किसी भी पेपर में हम आराम से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि विदाउट मेमोरी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा हम अपना कॉमन सेंस लगाए। एंड जो कॉमन सेंस का मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि ये एक तरीका है, ये बस एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एक समझिए एक ट्रिक है कि उसे हम उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करके बस अपना मार्क्स को लूट ले। मेरा नाम है पीयूष, मैं एक एजुकेटर हूँ पीएस सारथी पे। और हम आज टॉपिक लेके आए हैं कि लेट्स सी हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन व्हेन यू हैव फॉरगॉटन मोस्ट ऑफ द थिंग। एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द थिंग जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा फीलिंग होता है कि हम बहुत सारी चीज़ भूल चुके हैं और इस डर के कारण हमारा पेपर थोड़ा ख़राब हो जाता है, बिकॉज डर हमारे कॉन्फिडेंस को नीचे ले जाता है। ठीक है, तो हमें ये सब क्वेश्चन हमारे मन में आने लगते हैं कि what if the paper is very tough, what if you don't remember the answer, what if you don't not able to finish on the time। और ये सब बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये लगभग सारे बच्चों को आते हैं। अगर किसी को नहीं आते हैं तो प्रणाम उन्हें, मुझे लगता है कि ये लगभग सभी को आते हैं। और इस क्वेश्चन से जो बॉग डाउन हो जाते हैं उनका पेपर एटलीस्ट उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा नीचे चला जाता है। एंड दैट इज़ वेरी अनफेयर टू दिस पीपल बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड, इक्वली हार्ड, एंड जस्ट बिकॉज सम एक्सटीरियर फीलिंग, साइकोलॉजी, जो कि आप कहिएगा फियर को, वो उनके पेपर को ख़राब कर दिया। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि फियर के रहते हुए, बिकॉज मैं बोल दूँ और आपके मन से फियर चला जाए, ये तो होने वाला है नहीं। कोशिश कर सकता हूँ, को समझा सकता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन लेट्स से कि हम फियर के थ्रू ही जा रहे हैं एंड स्टिल कैसे हम उस सिचुएशन को नेविगेट करें और कैसे हम उसे मतलब हैंडल करके अपने उस प्रॉब्लम को मैनेज कर लें। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सही है द की टू इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट। अब मैं वो टेस्ट पेपर सॉल्विंग नहीं बोल रहा हूँ, ये दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम क्या है हमारा? प्रॉब्लम यहाँ पे है दो चीज़, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि मुझे चीज़ें याद है कि नहीं है, और दूसरा कॉन्फिडेंस है ना है, रिगार्डलेस अनेबल टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज either I didn't study that chapter or I've forgotten the datas। तो ये हमारा प्रॉब्लम जनरली आता है। तो प्रॉब्लम हमारा ये है, लाइक समझ गया ना, कि ये ना है कि क्वेश्चन प्रॉब्लम है कि हम उसे हैंडल ना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को उस सिचुएशन में, ये है हमारा की टू द सक्सेस। ठीक है, और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उस प्रॉब्लम को? लाइक हमारे पास वो की है क्या? वो की क्या है हमारे पास? कॉग्निटिव। कितना आपके पास सोचने का क्षमता है, याद रखने का नहीं बोल रहा हूं मैं। आप एक मैं आगे एक स्लाइड रखा हुआ हूँ, वो आपको अंदाज़ा दे देगा वो कैसे आता है कि आप उस सिचुएशन में उस क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन को देख के कैसे हैंडल करके रूल आउट करते हैं उस ऑप्शन को, इवेंचुअली सही आंसर पे पहुंच जाते हैं। भले आप एग्जाम में श्योर ना हो, लेकिन आपको शायद आंसर जब मिलाइएगा तो आपको लगेगा कि मैंने सही लॉजिक लगाया था और इवेंचुअली मैंने एक मार्क्स को फेच कर लिया। तो ये कैसे आएगा? सही तरीके से सोचने से। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अच्छा कैसे रखें। तो इसका अच्छा रखने का वन ऑफ द बेसिक, एंड खासकर एग्जामिनेशन का अगर टर्म में बात करें तो बेसिक स्किल क्या होगा कि हम ठीक से सोए एग्जाम के 2-3-4 दिन पहले। बिकॉज दो स्टूडेंट हु डू नॉट स्लीप प्रॉपरली बिफोर द एग्जामिनेशन, दे कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस सेक्शन, so they are losing on 10 to 12 question which they could have solved, or also 5 to 10 क्वेश्चन जो कि वो सिली मिस्टेक करके आएंगे बिकॉज उनका कॉग्निटिव अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ठीक है, अब
ये मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पहले तो यूपीपीएससी का, लाइक ये पीएससी के क्वेश्चन है, ये मैं अपने से कहीं से कोई टेस्ट पेपर इधर उधर से उठा के नहीं लाया हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम लोग कैसे सीधे टॉपिक पे आके बात करते हैं कि कैसे हमें, मैं मान के यहाँ पे चल रहा हूँ कि आपने 8 महीने पहले इस चैप्टर को कभी पढ़ा था, उसके बाद कभी पढ़ा नहीं है। सो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से कि आपको बेसिक आइडिया है चीज़ों के बारे में, लेकिन आपके पास मेमोरी नहीं है कि ये क्या है। एवेंचुअली यही होता है ना हमारे साथ सिचुएशन। तो लेट्स सी हाउ डू वी एक्चुअली टैकल इट, ठीक है। तो द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय, अब पहले तो शायद हमें यही याद ना हो कि CAG आपको ऑडिट रिपोर्ट देता है, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें आइडिया ही नहीं है। अब वो एग्जामिन भी होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये क्या है, हमें कुछ नहीं पता। तो लेट्स सी हम लोग करते क्या है। अब हम वर्ड्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब अगर ऑडिट आप देखिएगा तो ऑडिट का मतलब क्या होता है कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, चेक करना, समझना, इसको हम लोग ऑडिट करेंगे, ठीक है। तो मतलब हमारा जो ये जो भी है, ऑफिस है, आदमी है, ठीक है, ये इसका काम क्या है कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पढ़ता है और सीखता है। तो लाइक ये दो वर्ड हम पकड़ लिए अपने पास। अब यहाँ पे देखिए, द एस्टिमेट कमिटी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि क्या करता है क्या नहीं करता है। अब एस्टिमेट अगर देखिए कोई भी चीज़, तो हम कोई भी चीज़ के बारे में एस्टिमेशन कब करते हैं कि हमें यहाँ जाना है, तो आई एस्टिमेट कि 25 किलोमीटर दूर होगा हमारा घर। आई एस्टिमेट मतलब कि एस्टिमेशन जनरली आपको कोई भी एक्शन के पहले आता है, ठीक है। तो एस्टिमेट कमेटी आपको जो भी करेगा वो इसके रिपोर्ट को एग्जामिन थोड़ी करेगा, वो एस्टिमेट तो वो करता है ना जो चीज़ अभी हुआ भी नहीं है उसके बारे में बात कर रहा हो। और यहाँ पे तो ये ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं, तो फिर एस्टिमेट कमेटी को हम लोग यहाँ पे रूल आउट करने का सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने रूल आउट कर दिया, सोच सकते हैं, बिकॉज हमारा लॉजिक यहाँ पे क्या लगा कि ये तो वो काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमें बजट बनाना है, ठीक है। अब बजट में कौन सा मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी दिया नहीं है, वो तो बजट जब आ जाएगा, पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा, तब उसको पैसा मिलेगा। तो ये एस्टिमेशन होता है, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं ये काम क्या करती है ना करती है, इस बेसिस पे हमने अभी इसको होल्ड पे रख लिया। फिर पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। अब अंडरटेकिंग वर्ड का अगर मतलब आप देखिएगा तो क्या होता है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अंडरटेक का मतलब वो होता है। अब पब्लिक वर्ड उससे आगे जुड़ा हुआ है। पब्लिक वर्ड का मतलब क्या होगा, जनरली इन नॉर्मल पैरेलेंस, इन पॉलिटी पैरेलेंस, अगर नॉर्मल आदमी ना समझ पाए, लेकिन जो बच्चा यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहा है, देन ही विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि पब्लिक का मतलब जनरली गवर्नमेंट होता है, ठीक है। अब पब्लिक अंडरटेकिंग, तो ऐसा कौन सा गवर्नमेंट काम करती है जहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और कोई चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए सोच सकते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा PSU बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये कमेटी क्या कर सकती है हमारे दिमाग से कि शायद कोई गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप हो या PSU हो, जो भी उसका कुछ वेरिफिकेशन करती होगी। तो हम यहाँ पे कहीं भी ये नहीं देख रहे हैं कि फाइनेंस वाला एंगल आ रहा है, क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट, हमने ऑडिट का मतलब क्या समझते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन, ठीक है, उस पर कमेंट्री देना। तो इसे भी हम अभी होल्ड पे रखते हैं। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब देखो अकाउंट वर्ड आया, अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट का मतलब होता है, अकाउंटेंसी जो करते हैं वो तो सीधे समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड। जो दिवाली के दिन सारे दुकानदार लोग, एक टर्म होता है, मुझे टर्म याद नहीं आ रहा, आपको अगर टर्म याद आ रहा है तो आप कमेंट पे लिखें, कि वो अपने साल भर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक ब्यौरा लिखते हैं, ठीक है। और तो हम यहाँ देखते हैं कि एक तो फाइनेंस वाला चीज़ पहली बार हमें कुछ मिला है, अगेन पब्लिक का ऐड होता है, मतलब कि गवर्नमेंट का जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये वर्ड हम इसे जोड़ सकते हैं। और अब हम देखें कि ऑडिट भी आपको कुछ ऐसा ही कह रहा था कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट का था और उस पर CAG ने कुछ काम किया था, और ये भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। मुझे कुछ पता नहीं है, और जो जिस तरीके से मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ये मुझे 100% श्योरिटी नहीं देता कि सही होगा, इसमें गलत भी हो सकता है। लेकिन हम ऐसे सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं जहाँ पे हम इस क्वेश्चन को आउटराइट छोड़ देते, वहाँ पे हम अपने स्किल से इसको शायद सही मारेंगे। तो अब नन ऑफ द अबव,
हाँ ये भी सही हो सकता है, क्योंकि हो सके वो ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया ही ना हो, एकदम हो सकता है। और यहीं पे आता है प्लेइंग द स्मार्ट गेस। तो अब स्मार्ट गेस क्या होगा कि ये तीनों में सबसे नियर बाई इसके कौन लग रहा है, ये लग रहा है। इज इट एक्चुअली द राइट आंसर? जब हम एग्जाम में सोच रहे हैं हमें नहीं पता, शायद ये भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों में हमें चुनना हो तो हमें जनरली किस पे जाना चाहिए? इस पे जाना चाहिए, बिकॉज जनरली जो एग्जामिनर होंगे वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जनरली। ऑब्वियसली आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग विद दिस एस्पेक्ट, कि ऐसा नहीं देंगे कभी भी कि वो इतने सारे कमेटी का नाम दे दे और फिर ऐसे नाम को ना दे जो कि ये काम करता हो। और एक्चुअली में देखिएगा तो आंसर भी आपका यही है। तो व्हाट डिड वी एक्चुअली डू? हम मान के ये चल रहे थे कि सीएजी के बारे में नहीं पता है हमें, ऑडिट के बारे में नहीं पता है, ये सब वर्ड के बारे में नहीं पता है, एंड इवेंचुअली हमने ये आंसर मारा, एंड विच इज़ एक्चुअली अ राइट आंसर। तो डिड वी एक्चुअली सी कि हमें ये क्वेश्चन नहीं पता था एंड वी फेच 1 मार्क्स और 2 मार्क्स जो जैसा एग्जाम है उसके हिसाब से? तो ये चीज़ सिर्फ पॉलिटी में नहीं हो रही है, ये आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, करंट अफेयर में भी शायद कर सकते हैं, कि वर्ड्स पे प्ले आउट करके आप अपने आप को रूल आउट कर सकते हैं ऑप्शंस को, एंड देन यू मे एक्चुअली अराइव एट द राइट आंसर। ओके, लाइक ये मैंने फोटो बस ये दिया है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है देन यू हैव टू थिंक, दैट इज कॉग्निशन। ऐसा नहीं कि इसको सीधे छोड़ दिया। लाइक मुझे उसमें मेमोरी पे मैंने ज़रा से भी रिलाई किया, अगर मेमोरी ये वाला होता तो ये फोटो ऐसे होता, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये शी इज़ थिंकिंग। ओके, तो थिंकिंग, ये फोटो मैं इसलिए सब डालता हूँ ना क्योंकि जनरली इमेजरी ना आदमी के दिमाग में बस जाता है। वो शायद क्वेश्चन आपको 5 दिन बाद याद ना रहे, लेकिन ये इमेजरी याद रहेगा। तो ये इमेज अगर आपको याद रहेगा ना तो आपको अप्रोच भी याद रहेगा, और अप्रोच याद है देन यू विल एक्चुअली यूज दैट। ओके, फिर वही जो मैंने आपको समझाया, शायद वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एस्टिमेट इज समथिंग दैट वी डू, यही मैंने बोला था, बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसेस। फिर इन आवर पॉलिटी दिस कमिटी इज यूज टू एग्जामिन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमिक्स की क्या क्या करेंगे तो पैसा बचेगा, और एग्जामिन द बजट की डिफरेंट मिनिस्ट्री से मिलके, डिपार्टमेंट से मिलके कि क्या करना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, बजट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इट स्क्रूटिनाइजेज, जो वही अभी बोला, स्क्रूटिनाइजेज डिमांड फॉर ग्रांट सबमिटेड बाय वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो ये एस्टिमेट कमेटी की बात होगी, जो कि हमने बात कर लिया था। अंडरटेकिंग टास्क और एक्टिविटी दैट समवन टेक्स और अग्रीज और टू डू, ये मैंने जो बोला, मैंने बस बोला था कि टेक्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर पब्लिक अंडर, लाइक ये स्लाइड आप यूज़ कर सकते हैं, मैं क्यों फिर से बात को रिपीट करूँ, रादर देन आई शुड गो अहेड। जो मैंने समझाया वही बात है, ये मैंने बस इसलिए लिख दिया है ताकि अगर आप वीडियो देखें तो आप आगे पीछे बढ़ के आप मेरे अप्रोच को अपने आप के अंदर इनकलकेट कर सकते हो। और बत्ती जली क्या, एग्जैक्टली यही बात है कि once you are able to understand this and go through this approach, you will have a very important tool with yourself कि जब कितने क्वेश्चन आपसे ना बनने वाले हो, जो आप अटेम्प्ट भी नहीं करते, जैसे आर्ट एंड कल्चर में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो आप अटेम्प्ट भी नहीं करते, इस अप्रोच से आप आराम से कुछ मार्क्स और लोग के कंपेयर में एक्स्ट्रा फेच करके आओगे। फिर लेट्स सी ये क्वेश्चन। अब आपको अजीब सा बात लगेगा कि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि किसी को 73rd के बारे में पता नहीं है, पंचायत के बारे में पता नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा होगा कभी भी नहीं, बट टू जस्ट एक्सप्लेन द अप्रोच मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि ऐसा है। अब असर्शन के ये क्वेश्चन आप समझते ही होंगे ये क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है। तो असर्शन क्या है, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी वाटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमें कह दिया भाई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में कभी अमेंडमेंट हुआ है और वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, ये हमारा असर्शन है। रीज़न, इसका रीज़न क्या है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कन्फर्ड द मच कवेटेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑन द, ये रीज़न दे रहा है। तो रीज़न क्या, रीज़न को इससे कैसे जोड़ेंगे, वाटरशेड से, ठीक है। अभी मैं जो अप्रोच आ रहा ना उस बात पे आया भी नहीं, अभी तो हम क्वेश्चन ही समझ रहे हैं, ठीक है। अगर वाटरशेड कह रहा हूं तो ये कब होगा, जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया स्टेटस मिलेगा तभी, कन्फर्ड अ मच कवेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। तो ये हमें लगता है शायद सही है, लेकिन अब मुझे इस सब के बारे में पता ही नहीं, तो यार मैं क्या करूं अब। लेकिन
मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक आइडिया है, आपने ये चैप्टर को शायद 12 महीने पहले पढ़ा था, तो यू नो व्हाट इज पंचायत, यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी, बट यू डू नॉट रिमेंबर इट। ओके, अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सेंटर में पीएमसी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट में सीएम होते हैं, गवर्नर होते हैं, शेड्यूल 7। अब ये शेड्यूल 7 बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद होना हो, इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, लेट्स कॉल ये हटाओ शेड्यूल, बस बोलो डिवीजन ऑफ पावर इंडिया में है, इंडिया फेडरल है, कंट्री है, ये सब वर्ड तो हमें पॉलिटी पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो याद रहते ही हैं। सो जब हम ये सब वर्ड हमारे दिमाग में आ रहा है तो हम ये कहीं नहीं देख रहे हैं कि रूरल लेवल पे गवर्नेंस का कहीं पे बात हो रहा है। तो हम इससे ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं रूरल का गवर्नेंस के बारे में या तो बताया नहीं गया या तो था ही नहीं। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बताया नहीं गया, ये तो हो नहीं सकता है, तो शायद था ही नहीं। तो ये हम एक अजम्पशन लगाते हैं, ठीक है। अगर था ही नहीं और ये क्वेश्चन बोल रहा कि ये अब है, ठीक है, देन ऑब्वियसली ये किसी अमेंडमेंट से आया होगा, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया लेवल ऑफ गवर्नेंस दे रहा है, ठीक है। तो शायद ये भी बात सही हो गया, अमेंडमेंट बात सही हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नया आया होगा, बिकॉज इनिशियली बस सेंटर और स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी सही होता है। अब ये 73rd है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, ये हम गेस कर सकते हैं कि शायद हो, इस पर अभी हम प्ले आउट करते हैं, ठीक है। अब जब हम ये मानते हैं कि ये नया आया है, ये तभी आ सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। तो ये जो रीज़न इसका दिया हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसके पास है, ऑब्वियसली जब अमेंडमेंट आ गया है तो जो नया गवर्नेंस का जो लेवल होगा, जैसे रूरल गवर्नमेंट, पंचायत और लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कारण ही आएगा। तो ये लाइन तो ठीक है, ये समझ में आ गया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को बोल रहा है, बट इज इट एक्सप्लेनिंग करेक्टली दिस लाइन? ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि ये वाटरशेड वर्ड दिया है। तो हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम तभी करते हैं जब हमें बहुत बड़ा कोई चेंजेस लाना पड़ता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं शायद कि इस फैक्ट को अगर हटा दीजिए, 73rd नंबर, ये 75 भी हो सकता था, 92 भी हो सकता था, ये मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हमें थोड़ा एक लक को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम मानेंगे कि हाँ, लोकल गवर्नमेंट हमने कभी पढ़ा नहीं था, फेडरल वाले पार्ट में उसके बारे में, गवर्नेंस के बारे में, पीएम सीएम, उसके बाद हम मुखिया उखिया के बारे में तो उतना पहले जानते ही नहीं थे, कभी पढ़ा ही नहीं था। तो हाँ, ये हम मानते हैं कि रूरल सेल्फ गवर्नमेंट्स पहले उतना डोमिनेट वे में प्ले आउट नहीं करता था। शेड्यूल 7 में हम ये देखते हैं कि जो डिवीजन ऑफ, लेट्स फॉरगेट द वर्ड शेड्यूल 7, हम बस ये डिवीजन ऑफ द पावर में ये देखते हैं कि एक कंकरेंट लिस्ट है, एक मतलब लेट्स फॉरगेट दिस वर्ड कि कुछ सीएम काम करते हैं, कुछ पीएम काम करते हैं, कुछ दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि सेंटर कभी रूरल लेवल पे मिलके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट इज़, उस समय वो नहीं है, वो नया बन रहा है तो वो अमेंडमेंट के थ्रू ही बनेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि ये सही है। और ये रीज़न क्यों सही हो गया, जब इसे सही मान लेते हैं तो ये वाटरशेड तभी बन सकता है जब ये, अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हमने ये सही मान लिया और हो सके आंसर क्या होता है, ए इज़ ट्रू और आर इज़ फॉल्स, ये तो हो सकता था ना यार कि हाँ इसे सही मान, लेकिन ये सही कैसे हो जा रहा है। तो ये अगेन हम मान रहे हैं इसलिए सही कि पहले तो दोनों को वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो चांसेस ये है कि देयर इज अ गुड चांस कि ये नंबर सही है पहले तो। दूसरा, ये इतना इम्पॉर्टेंट मोमेंट है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही आएगा, तो इसीलिए ये वाला प्रोसेस सही है। और इवेंचुअली देखिए आंसर यही सही है। अगेन देखिए, ऐसा बहुत रेयर होने वाला कि किसी को पंचायत के बारे में पता नहीं रहेगा, दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन। लेकिन मैं उन स्टूडेंट के बारे में बात किया हूँ कि जिसे एक्चुअली में शायद पता नहीं हो, वो शायद पंचायत को छोड़ के चल गए हो चैप्टर, क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट, गवर्नर, इमरजेंसी, अमेंडेबिलिटी ये सब पढ़ना था और ये मैंने पढ़ नहीं पाया और मेमोरी उनका मतलब बहुत डाइल्यूट हो चुका है। तो वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, मैं उस चीज़ पे, अप्रोच पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच करके मैंने अगेन 1 मार्क्स अपने लिए ले लिए। अगेन दिस इज एक्सप्लेनेशन विच ऑब्वियसली मैंने जो भी बताया वही होगा, तो ये आप वीडियो में आगे पीछे करके देख सकते हैं, इस पर बार बार डिस्कशन करना बेकार है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल, ये तो सच मानिए
जिन्होंने पढ़ा भी है वो लोग भी गलती करते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो मतलब होता ही नहीं, वो तो क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। वाई? बिकॉज जनरली डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी में याद करने में थोड़ा आदमी को मेमोरी का प्रॉब्लम आ जाता है। लेट्स सी कि हम इस वर्ड को पहली बार सुन रहे हैं, हमें पता ही नहीं ये क्या है। तो ये क्या बोल रहा है? टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। हमें ये तो पता है ना, हमें एज अ ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लेकिन हमें इंग्लिश वर्ड तो पता है ना ये। अब हम ये जानते हैं ड्यूटी का मतलब कि हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू समथिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा समझना, वर्ड नहीं लिख रहा हूँ मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी हम नेशनल एंथम गाना देखते हैं, वो स्कूल में हो या कहीं पे भी हो, तो सब खड़े होते थे साथ में। ऐसा नहीं होता था कि आपको रवि बैठा हुआ है, सोहन खड़ा है, सरिता सोई हुई है, लाइक दे ऑल आर स्टैंडिंग टुगेदर। ठीक है, तो देयर सीम्स टू बी समथिंग वेरी फंडामेंटल अबाउट इट। व्हाट डू वी मीन बाय फंडामेंटल? सुबह उठ के सुधा डेयरी से जाके, लाइक मदर डेयरी से जाके दूध लाना फंडामेंटल है कि नहीं है? नहीं है। आई कैन चूज नॉट टू गो। ओके, एक पर्टिकुलर ब्रांड की शूज़ को पहनना या शूज़ को जाके अपने दोस्त को देना, इज इट ड्यूटी एंड दिस इज माई ड्यूटी? इज इट फंडामेंटल? नो। एनीथिंग विच आई हैव टू डू बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल, दैट इज़ वेरी फंडामेंटल। ठीक है, हम ये समझ गए। अब फंडामेंटल वर्ड से क्या आता है? जब सब खड़े होते हैं, इट मीन्स लाइक एवरी वन इज चिपिंग इन। So there must be something very essential about this fact. So it's fundamental. ठीक है? Duty, because I stand. I was sitting before the song. I stood. I changed my position. So it is my responsibility, duty to stand. ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम फंडामेंटल ड्यूटी लग रहा है। मैंने दोनों समझाया कैसे डिराइव करके क्यों हो रहा है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब अगर आप देखिए तो आप जहाँ रहते हैं, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि ये हम हैं और ये मेरे अराउंड जो भी है ये एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब ये बोल रहा है टू प्रोटेक्ट। आप कभी भी ये चाहिएगा कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री खुल जाए जिसका सारा वेस्टेज आपके घर में जा रहा हो? नहीं चाहिएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत एब्सर्ड एग्जांपल इसलिए लिया ताकि ये विजुलाइज करने में ईजी हो। और तो आपको क्या करना है कि अपने बगल का जो भी एम्बियंस है उसमें कुछ भी गलत ना हो रहा हो, उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आता है कि नहीं आता है? उसके लिए आपको सैलरी नहीं मिल रहा, लेकिन आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आता है ना, क्योंकि आप खुद अच्छा रहना चाहते हैं। तो हम मान सकते हैं कि शायद ये सही लग रहा है, प्रोटेक्ट वाला पार्ट। अब इम्प्रूव, ये याद रखिएगा नेचुरल पे बात कर रहा हूँ। मैंने जो एग्जांपल दिया था वो सिर्फ एनवायरनमेंट का दिया था, लेकिन यहाँ नेचुरल का मतलब होता है, मतलब तुमको बेसिकली एक्सक्लूड द ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे पेड़ पौधा हो गया, आज जानवर हो गए, लाइक एवरीथिंग। तो इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। आप अगर अभी जाइएगा, जैसे रोड पे हम देखते हैं बहुत सारे पेड़ पे वो रेड स्ट्रिप जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाती है लगा रहा था, आप उसको काट दीजिएगा? नहीं काटिएगा। आपके बगल में जो पार्क है उसका पेड़ जाके आप निकाल लीजिएगा? पेड़ जाके निकाल लीजिएगा? नहीं निकालिएगा। क्यों? क्योंकि ये काम आप करिएगा तो आप अपने ही इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली कुछ जो रोग लोग होते हैं, ROUGHE, वो ये कम करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि वो गलत कर रहा है। ठीक है, कुछ लीगल एक्शन भी हो सकती है, अगर पुलिस बगल में तो उसको मना भी कर सकती है जो आप देखते हैं। तो दिस सीम्स प्रिटी लॉजिकल कि हाँ ये शायद ये काम हो सकता है। और अगेन फंडामेंटल वाला बात कैसे जोड़ें? हो सके आप एक नेचुरलिस्ट है और इसीलिए आपको फील हो रहा है, लेकिन जो आपका भाई है वो नहीं है, बट ही विल स्टिल do not allow other people to destroy the thing, natural thing, close to his home. So although उसका intention आपसे different है, but उसका duty similar है. So there seems to be a fundamental thing which is connecting all the people around it. ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ ये भी point सही लग रहा है। फिर to safeguard public property.
अब जैसे मैं ऐसा एग्जांपल दे दिया जो कि आगे एग्जांपल काम आने वाला था। लेट्स कॉल समथिंग डिफरेंट कि लेट्स टेक पार्क हियर, ठीक है, जो गवर्नमेंट के चिल्ड्रन पार्क होते हैं या रोड होते हैं या ब्रिज हुए, फ्लाईओवर हुए, मेट्रो हुई है, मेट्रो, लेट्स पिक अप मेट्रो। तो अब सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या, आपको ड्यूटी मिल रहा है, फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं, जो वहाँ पे CISF हैं, वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। तो उनका जो ड्यूटी है और आपका ड्यूटी थोड़ा अलग है। उनका ड्यूटी उनको लीगल लाइबिलिटी के थ्रू मिल रहा है, जिसके लिए उनको सैलरी मिल रहा है। आपका ड्यूटी इन अ मॉरल सेंस है। कल को आप देखते हैं किसी को कि मेट्रो पे जाके आग लगा रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि कल मेट्रो आप फिर से यूज़ करने वाला है एंड उसके आग लगाने के कारण आप शायद मेट्रो यूज़ ना कर पाए। सो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बना कि नहीं बना जाके उसको रोकने का, ठीक है। तो अगेन दिस सीम, आप ध्यान दीजिएगा मेरे सारे अप्रोच में मैं सीम्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है, हो सके ये गलत हो जाए, ठीक है। तो ये सीम्स ऑब्वियस, ठीक है। अब टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब एक बात देखिए कि जब अगर फंडामेंटल ड्यूटी में हम एक सेकंड स्पेस क्रिएट कर दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम फंडामेंटल ड्यूटी बनाते हैं तो ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रहे हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन हर दिन बदलने वाला चीज़ नहीं है। हम जब भी वो लिखेंगे तो सबसे क्रिस्प मैटर में लिखेंगे, बहुत सोच समझ के लिखेंगे ताकि वो बार बार उसे बदलना ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा कि हम ऐसा लाइन लिखे कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि वो फिर से उसे बदलना ना पड़े, रिपीट ना होना पड़े। जब हमने ये पब्लिक प्रॉपर्टी एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, हम मान के चल रहे कि ऑलरेडी लिख दिया फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मॉन्यूमेंट भी तो आपको फंडामेंटल वो पब्लिक प्रॉपर्टी ही है ना। अगर जब हम ये लाइन को लिख दे रहे हैं तो फिर ये लाइन स्पेशली क्यों लिखेंगे? ये तो कवर कर ही ले रहा है इस लाइन को। तो अब दूसरा थॉट ये हो सकता है किसी का, वो एग्जाम में ऐसे सोच सकता है, ऑब्वियसली यार ये पॉइंट तो इससे निकल के आ रहा है तो ये तो लिखेगा ही, और यहाँ पे वो गलत कर सकता है। ऑल तो यहाँ पे तो ऑप्शन ये वाला था, मान लो A B और 1 2 3 वाला करके दिया होता तो आदमी गलत कर सकता था। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थॉट ऑफ, यहाँ पॉइंट ऑफ थॉट क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं की जाएंगी, उसे बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किया जाएगा। और जब हम ये मेंशन कर दिए हैं तो फिर इसको ये नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स्ट्रा लाइन लिख के उसका पन्ना नहीं भरेंगे। इसीलिए देयर इज अ गुड चांस कि शायद ये ना लिखा हुआ हो बिकॉज दिस इज ऑलरेडी रिटन। अब मान लो तुम बोल सकते हो कि ये ना लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ हो, लेकिन अगर ये लिखा रहेगा देन बहुत सारे अदर पब्लिक प्रॉपर्टी जो कि इंक्लूड नहीं होंगे, मे बी मेट्रो, मे बी रोड, फ्लाईओवर, अदर थिंग, तो गुड चांस कि ये लिखा रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम इस पे सही मानेंगे। अब देखो तुमने याद नहीं किया था ये फंडामेंटल ड्यूटी, और याद था तब भी कंफ्यूजन था तुम्हें, लेकिन हमने कैसे लॉजिक से इवेंचुअली अपना सही, ऑलमोस्ट 100% सही बेसिस पे पहुंच गया, और हमने 1 मार्क्स ले लिया जहां पे तुम्हारा नेगेटिव हो सकता था या क्वेश्चन तुम छोड़ सकते थे। तो आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन द बेसिस हाउ टू डिडक्ट एंड रीच टू द करेक्ट सोल्यूशन। और ये तब जब ना आए, और ऐसा नहीं, मान लीजिए आप ऐसा 30 क्वेश्चन पर ट्राई करने लगिएगा तो ऑब्वियसली ये बैकफायर कर जाएगा। दिस इज लाइक फॉर 12-10 क्वेश्चन इन विच यू विल गेट 8 और 9 राइट और 3 or 4 रॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली उतने प्रेशर में लॉजिक हमेशा सही तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप 8 9 10 12 क्वेश्चन सही निकाल दे रहे हैं इस बेसिस पे, कैन यू इमेजिन हाउ फार यू विल गेट कंपेयर टू अदर पीपल। आई मीन जनरली जब भी कट ऑफ, मान लो कट ऑफ 100 जाता है, तो जो सबसे मेजर संख्या होती है स्टूडेंट की लॉबी, मतलब ग्रुप बनने की, वो होती है 95 से 105। ये वही बेल कर्व वाली बात है। इसी में रहते हैं आपको इतने बच्चे, ठीक है, और बहुत कम होंगे जो को 130 लाएंगे और बहुत कम होंगे जो कि 30 लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 95 पे हैं, उसमें 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, देन यू कम टू 105 एंड दीज 10 क्वेश्चन आर कमिंग व्हेन यू आर हेल्पलेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। ओके, ये अगेन वो एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा।
अगेन वही बात है, घंटी बजी क्या, तो हाँ बजी। ये पिक्चर मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि ऐसा ही कॉमेडी है, ये पिक्चर मैं बस इसलिए डाल रहा हूँ कि these picture will stick to your mind, and when this picture stick to your mind you remember the logic, how did I deduct the fundamental duty question, and if you remember that logic, तब जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन डिडक्ट किया वो किस लॉजिक पे किया था, वर्बेटिम पे करके, दूसरा वाला डिडक्ट किया किस बेसिस पे, मैंने वहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल लॉजिक पे डिडक्ट किया कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, ये हो सकता है क्योंकि ऐसा मैं फील करता हूँ, तो उस बेसिस पे हमने डिडक्ट किया, ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी में बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे यूपीपीएससी के क्वेश्चन है बाय द वे, ये ऐसे इधर उधर से नहीं आया हुआ है। फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी। तो ये देखो, अब हाँ हम जानते तो हैं कि ये कुछ होता है यार, क्या होता था ये भी याद नहीं है मुझे, ये यहाँ पे स्टेट पॉलिसी, ये कुछ लग रहा है कि स्टेट काम करता होगा यार, मुझे क्या पता। अब कन्वीनियंस स्टडी मतलब कि अच्छा लगता है कि कुछ ऐसी पॉलिसी है, इसको हम लोग कुछ सेक्शन में तोड़ रहे हैं ताकि हम चीज़ों को ठीक से समझ पाए या याद रख पाए। क्वेश्चन हमारा ये सब कह रहा, हम ये समझते हैं अभी क्वेश्चन से। अब लेट्स सी सोशलिस्ट। तो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अब मुझे इस वर्ड का मतलब में हो नहीं पता, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन मैं हमेशा सबसे लोएस्ट ग्राउंड लेके चलता हूँ, लेकिन फिर भी चलो। प्रिंसिपल वर्ड है यहाँ पे, पॉलिसी वर्ड है यहाँ पे, स्टेट वर्ड है और डायरेक्टिव है। अब अगर चारों को तोड़ते हैं हम लोग तो डायरेक्शन देना है मुझे, किसे देना है भाई, स्टेट को देना है। कब देना है, जब वो पॉलिसी बनाए, एक मिनट छूट रहा है, और किस बेसिस पे देना है ये डायरेक्शन, ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, समझते हो। हाँ तो ये हम समझिए, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मुझे पता नहीं कि ये पॉलिटी का एक चैप्टर है, बस मैंने वर्ड को तोड़ दिया, ठीक है। अब सोशलिस्ट एक, ऑल्दो हमें सब याद है यार कि वो प्रियम्बल का पार्ट है, ये है सब पता है, लेकिन हम अब देख रहे हैं सोशलिस्ट हो सकता है क्या। अब हम ये जानते हैं कि हमारे कंट्री में बहुत सारे पीएसयू हैं और बहुत सारे बैंक पीएसयू है, एसबीआई है, बहुत सारा, खासकर पहले लाइक 91 के पहले, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो कि ओपन भी नहीं थे प्राइवेट को लेके, ये हम नॉर्मल कन्वर्सेशन से जानते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशलिस्ट हो ना हो मुझे तो ये नहीं पता है एग्जैक्टली, लेकिन सोशलिस्ट एलिमेंट तो ज़रूर है। व्हाट इज सोशलिस्ट एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, जो जनरल डेफिनेशन टेक्निकल होती है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं बस जनरल बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ अमंग द पीपल। तो पीएसयू इवेंचुअली क्या कर रहा है, या जो भी नेशनलाइज्ड चीज़ है वो क्या कर रही है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ कर रही है। तो ये सही लगता है, शायद हो, क्यों, क्योंकि भाई जब पीएसयू गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और वो सोशलिस्ट बेसिस पे काम कर रही है, तो चांसेस है कि स्टेट दैट इज गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप इस बेसिस पे काम करिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सोशलिस्ट सही लग रहा है। लेकिन ये इतना कन्विंसिंग में नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, इवेंचुअली तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना, तो अब इंडिपेंडेंस से पहले हमें ऐसे लोग मिले थे, लोग मिले नहीं, ऐसे हमारे नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर थे जो कि उस समय के सोशलिज्म से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम वाज लाइक नेहरू जी। अब जब हमारे पीएम, फर्स्ट पीएम ही सोशलिज्म से इतने इंस्पायर्ड थे, तो देयर इज अ गुड चांस कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड रहेगा। वी डोंट नो बट वी अज्यूम कि ये सही है। चलो फिर लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक। अब थोड़ा करने दो जगह खाली।
अब देखो लिबरल जो वर्ड है ये आता है वर्ड समझो लिबर्टी से, ठीक है। अब लिबर्टी का मतलब हमें क्या पता है यार कि लिबर्टी का मतलब हो सकता है कि हमारे एक्शन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, नॉट एक्शन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में आउटसाइड इंटरफेरेंस कम हो या नेग्लिजिबल हो, कम हो, ठीक है, कम हो। अब ये बात को समझो कि लिबर्टी का मतलब तभी होता है ना कि व्हेन वी आर फ्री टू एक्सरसाइज आवर ओपिनियन विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यही होता है लिबर्टी। जितना भी हमारे पास फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है क्या, वो किस चीज़ को एम्बॉडी कर रहा है, किस चीज़ को वो एक्सटेंड कर रहा है, वो हमारी लिबर्टी को ही तो एक्सटेंड कर रहा है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ थॉट है, मैं जो भी चाहूँ मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी क्लास में जो भी बोलता रहा हूँ, मैं इंग्लिश के क्लास में कम हो लिख दिया, ये क्या, ये तो ग्रामेटिकल एकदम गलत है, लेकिन आई हैव अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मुझे ना ये इंस्टीट्यूट रोक पा रहा है ना कोई रोक पा रहा है, लाइक मेरी लिबर्टी है ये, ठीक है। तो ये जो बात होता है ये होता है लिबर्टी। हमारे पास फंडामेंटल राइट है, हमारे पास इन जनरल और भी चीज़ें, लेकिन फंडामेंटल राइट इज डिसेंट इनफ टू रूल आउट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी हैव अ लिबर्टी। सो वी कैन से दैट ये तो होगा ही, ये तो समझदारी वाली बात होगी। अगेन अब द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में जाना ही जा रहा है। सारे मॉडरेट्स जो थे, फिर आपको जितने भी बाद में स्कॉलर आए, जो भी आपको जैसे मान लो स्वराज, ये लोग वो ग्रुप थे, ये लोग लॉयर थे, ये लोग ऐसा नहीं कि मोतीलाल नेहरू ये और जवाहरलाल नेहरू ये लोग नहीं है, लेकिन मैं इनको सोशलिस्ट ग्रुप में देख रहा हूँ। मैं उन ग्रुप को देख रहा हूँ जो कि सिर्फ लिबर्टी वाले प्रिंसिपल पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जब काम किए हैं नेशनल स्ट्रगल में, तो वो लोग भी तो रिप्रेजेंट होंगे ना, उनकी भी तो बातें आएंगी ना। एंड इवेंचुअली व्हाट वर वी फाइटिंग अगेंस्ट, हमें ब्रिटिश से प्रॉब्लम क्या था, लाइक गवर्नेंस तो वो भी हमें दे रही थी, उनकी भी पुलिस थी, वो भी चोर को पकड़ते, ये भी वो भी रोड बनाते, रेलवे उन्होंने ही बनाया, स्कूल बनाते ही इंग्लिश उन्होंने ही हमें दिया। तो फिर हमें ब्रिटिश से दिक्कत क्या थी, हमें लिबर्टी नहीं थी कि हम उस हिसाब से नहीं सोच पाते थे जिस हिसाब से हम काम करना चाहते थे। हम पे ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, यू आर डिनाइड दिस परमिशन, तुम वहाँ नहीं जा सकते, वो नहीं था। तो इवेंचुअली आर entire fight was about to achieve the liberty point. So ये तो होना ही है, इसमें तो मैं शायद बोलूँ, ये तो पक्का बोलूँगा, ये तो होगा ही होगा गांधीयन। अब ये देखो, ये थोड़ा ऑब्वियस नहीं है कि our entire national freedom fight is led by one person, Gandhi, and Gandhi is not only a person, he embodies or he projects an Gandhian idea, like पंचायत जो हम बोलते हैं वो कहाँ से आ रहा है, या मान लो हम, ऐसा नहीं कि गांधी का बस स्वराज्य और ये सब बस छोटा मोटा वही है, लाइक नॉन कॉपरेशन। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक नेशनल स्ट्रगल था, नेशनल फाइट था? नहीं, नॉन कॉपरेशन इज दैट आई विल नॉट कॉपरेट विथ पीपल who do not value basic human rights, जिसका एक्सटेंशन है पॉलिटिकल राइट्स, जिसका एक्सटेंशन है लिबर्टी, इक्वालिटी, जो भी अलग अलग चीज़ है। तो और ये तो मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस या जो भी क्विट इंडिया, सब में गांधीयन प्रिंसिपल कहीं ना कहीं घूम के आता है, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये 90% सही होगा, ये तो मैं 100% मान के चल रहा हूँ सही होगा, और ये मुझे लगता है 70 से 80% सही होगा। तो ये सही लग रहा है कि अब मान लो कोई बोले कि नहीं यार ये उतना मुझे सही नहीं लग रहा है, तो लेट्स गो विद द ऑप्शन। लेकिन ये दोनों तो एकदम सही लग रहा है ना, अब ये दो है तो दो से ज़्यादा है तो ये तो होना ही होगा, अब ये है तो ये तो इंक्लूड होगा ही होगा, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव में मारूंगा मैं। तो अब बहुत लोग क्या कर देते हैं कि सीधे सिर्फ गांधीयन में मार देंगे, ये दोनों छोड़ देंगे। होगा, आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा। तो और इंपॉर्टेंट वो नहीं कि आंसर हमने सही अचीव कर लिया, इंपॉर्टेंट है कि हाउ डिड वी
arrive at the answer. And trust me, this is a very novel way, and ऐसा जनरली नहीं बताया जाता, एटलीस्ट मैं अपने स्टूडेंट एज में नहीं देखा था कि टीचर ऐसा बताते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है यार कि आप कैसे एग्जाम में, इनफैक्ट बहुत सारे टॉपर अगर आगे निकलते हैं तो इसी तरीका को यूज़ करके करते हैं कि सोचते हैं एंड इवेंचुअली दे कम एट अ राइट आंसर। अगेन वही समझाया गया है। तो जैसे ये सब मैंने नहीं लिखा, बताया समझाते समय कि प्रियम्बल में ही वर्ड सोशलिस्ट है, तो देयर इज अ गुड चांस कि जब प्रियम्बल है वो क्या है कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस में सोशलिस्ट लिखा हुआ है देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो डायरेक्टिव मिलना ज़्यादा चांस है कि सोशलिस्ट का मिलेगा। तो ये हम गेस कर सकते थे यहीं से, ऐसे जो मैंने लॉजिक पहले समझाया वो भी बहुत सही लॉजिक था, और ये वही सब जो मैंने समझाया उसका राइट अप है, ठीक है, ऑब्वियसली वही सब। ये लाइक दिस इज सी सॉल्यूशन जो होता है ना वो हमारे मेमोरी का ही पार्ट नहीं होता है, सॉल्यूशन हमारे कॉग्निशन का भी पार्ट है। हाउ डू वी यूज द थिंग्स दैट वी हैव बट वी डू नॉट यूज इट। ये तो बाल बन गया इसके पूरे अच्छे। लाइक एक्चुअली आई वांटेड टू एरो दिस पार्ट कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को उस समय उस मोमेंट पे यूज कर रहे हैं, दैट विल गिव अस द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन। ओके, सॉल्यूशन इज राइट इन योर माइंड। क्या सही है? राइट इन योर माइंड, समझ रहे हो? आंसर पेपर में नहीं है, जो ABC आंसर तुम्हारे बगल वाले बच्चे के शीट में नहीं है कि तुम अगल बगल देख रहे हो। इट्स राइट इन योर माइंड, यू जस्ट हैव टू पुल इट आउट। फिर हाँ चलो, ये मैंने इसलिए दिया कि तुम दो या तीन जो भी अप्रोच मैंने दे दिया है तुम्हें, तुम इस पर ट्राई करो कि सही बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए आंसर भी दे देता हूँ, और गुड चांस तुम आंसर शायद जानते भी होगे, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि तुम इसे अप्रोच सही से कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो पॉज करो वीडियो और लगभग 3-4 मिनट दो और बनाओ और आंसर लिखो वीडियो के नीचे कि मैं इसको लिख पाता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बड़ा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाओगे नीचे में। अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर नहीं देते हो तो जस्ट कमेंट करो कि आई सॉल्व्ड इट, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। वर्जन क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। यार ये वर्ड तो सुना हुआ लग रहा है, लेकिन अब क्या पता ये सही है कि नहीं है, मुझे पता नहीं। फिर members of both Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to become ministers in union government. देखते हैं, मतलब सही लग रहा है सुना हुआ, लेकिन आइडिया नहीं है, ठीक है। अब देखो काउंसिल क्या होता है यार। काउंसिल होता है इन जनरल ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ डेलिबरेटिव पीपल जो सोचते हैं। समझ रहे हो ना, लिख नहीं रहा पूरा, टाइम जाएगा। ग्रुप ऑफ डेलिबरेटिव पीपल, ठीक है। अब मिस्टर इंडिया इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू, अब इसको देखो हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? कुछ लोग चुन के आते हैं, MP और MLA एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में हम जब चुन के इवेंचुअली, जब प्रियम्बल क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पावर हमारे पास है, हम अपना पावर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में किसी को दे दिए। कैसे दिए? थ्रू द इलेक्शन। किसको दिए? MP को दिए। अब जब हम डिसीजन मेकिंग पावर MP को दे रहे हैं जो कि चुन के आ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, डायरेक्ट इलेक्शन, चुन के आ रहे हैं, तो सारा हम लोग जो खाता बही खाता होगा वो किससे लेंगे? उसी से लेंगे ना जिसको हम चुन के भेज रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ट्रिक आता है कि चुन के लोग डायरेक्ट इलेक्शन से लोक में आता है कि राज्य में आता है? ऑब्वियसली लोक में आता है। अब अगर चुन के लोक में आ रहा है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबल है कि जो मान लो मध्य प्रदेश के किसी जिले भोपाल से चुन के MP आए, तो जो MP के लोग हैं वो उससे पूछेंगे कि राज्यसभा में ही एक MP के दूसरे से पूछेंगे जो कि चुन के नहीं आए, वो इन दूसरे तरीके से इलेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ रहे, तो वो लोक वाले से पूछेंगे, लोकसभा से पूछेंगे। तो इस बात से हमें यह समझ में आता है कि ग्रुप ऑफ पीपल who were chosen through direct election goes to
लोकसभा और स्टेट असेंबली, इसीलिए दीज ग्रुप ऑफ पीपल विल बी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इसमें राज्यसभा भी आ गया है। और देखो, ऐसा नहीं कि राज्यसभा से मिनिस्टर नहीं आ सकते हैं, आते हैं, ये अलग टॉपिक हो गया, इस पे भी मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़, किसको आंसर देंगे? वो एक टर्म होता है कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं और हम एक प्लान बनाते हैं गोवा चलने का, ठीक है। अब गोवा हमें जाना है, तो कोई बोलेगा कि मैं ये ला रहा हूँ, पैसे ला रहा हूँ, मैं खाना ला रहा हूँ, मैं ऑडियो सिस्टम ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, वो ला रहा हूँ। उसमें से एक दोस्त बोलता है कि, बोलता नहीं उस समय, वो गोवा पहुँचने के बाद बोलता है कि मैंने ये नहीं लाया, तुमने ये नहीं बोला, और ये देखो गड़बड़ कर दिया। लाइक ही इज़ गोइंग अगेंस्ट द ग्रुप, लाइक ही इज़ कंप्लेनिंग, वाइनिंग। तो इवेंचुअली वो सही भी कह रहा हो, ऐसा नहीं कि वो गलत कह रहा हो सके वो सही भी कह रहा हो, लेकिन पूरा ग्रुप तो ये बोलेगा ना कि जब हम जा रहे थे, निकल रहे थे, तब तुमने ये बात क्यों नहीं उठाया? तब तुम उठाते तो हम उस समय वहाँ पे प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर लेते, और अगर हम प्रॉब्लम का तुम्हारा सोल्यूशन नहीं करते तो तुम हमारे ग्रुप से निकल जाते, तुम गोवा नहीं आते। लेकिन तुम गोवा आ भी गए हो, तुमने वहाँ पे बताया भी नहीं, और यहाँ पे अब इस पूरे ट्रिप को ख़राब कर रहे हो। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में समझते हैं। कैसे कि जब मिनिस्टर, एमपीज को, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, इनके पास टाइम है डिस्कशंस का, ठीक है, बिफोर कमिंग टू द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, उस समय आप बात करते किसी पॉलिसी पे, अगर आपको पॉलिसी गलत लगता है तो, ठीक है, और गलत लगता है तो, और आपको लगता है कि नहीं मैं आप लोग के ग्रुप के थ्रू नहीं जाता हूँ, तो आप रिज़ाइन कर दीजिए, ठीक है। सीएम या पीएम को बोल दीजिए, वो प्रेसिडेंट को बोल देंगे, वो आपको यहाँ से हटा देंगे, या आप ये रिज़ाइन कर दीजिए सीधे। या तो आप अपने मन को महसूस करके रखिए, और जो पूरा ग्रुप डिसाइड कर रहा है उसी के साथ चलिए, अगर आप रिज़ाइन नहीं करना चाहते। बिकॉज आप अगर मान लो, इस बात को समझो, और इस कॉन्सेप्ट पे मैं थोड़ा बड़ा जा रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि तुम्हारे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये काम आने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर तुम समझ लिए ना, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब तो बहुत अलग अलग जगह भी काम आएगा, ठीक है। अगर वही है ना, मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60 आदमी है, ठीक है। 60 आदमी में हर 10 ग्रुप अलग तरीके से सोचता है, एंड दे आर ऑल राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब अगर ये लोग, तुमको सबका अलग अलग व्यू लेना चाहिए, तो या तो पॉलिसी जो बनेगा वो एक खिचड़ी बनेगा, विच विल बी वेरी वर्चुअस, मतलब कि हाँ भाई सबका पॉइंट है इसमें, एकदम सब लोग सही बात है, सब लोग खुश रहे, सब लोग अच्छे रहे, हम पैसा भी किसी से नहीं लेंगे, टैक्स भी नहीं लेंगे, लाइक इट्स अ वर्चुअस पॉलिसी। बट विल इट बी अ प्रोडक्टिव पॉलिसी? प्रॉबेबली नॉट, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसे गवर्नमेंट का फॉर्म किया गया जिसमें ग्रुप जो होगा उसका डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव बेसिस पे रहेगा, एंड उस ग्रुप के मेंबर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रुप में जो भी एक्यूजेशन करना है या जो भी आपको पॉइंट उठाना है वो उठा सके, लेकिन ऑन द फ्लोर जब एज अ ग्रुप हम आगे बढ़ रहे हैं, एज अ ग्रुप हम इंडिविजुअल बन गए, तब आप ना उठाएं, ठीक है। ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम ये इतना समझाया क्यों कि टू बोथ, तो हाँ, अब गवर्नमेंट जो होती है वो चुन के कौन आती है? डायरेक्ट इलेक्शन से आती है। कहाँ जाती है? लोकसभा में जाती है। तो जब जो मिनिस्टर आ रहे हैं वो आपको जनरली लोकसभा से आ रहे हैं, जो राज्यसभा से आ रहे हैं वो भी तो वही हो गया ना, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट हो गए। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट हो गए तो लोग को अकाउंटेबल रहेंगे। लोग का अकाउंटेबिलिटी हम लोग कहाँ से रहे? लोकसभा से ले रहे हैं, इसीलिए ये गलत है। ऐसे इस ऑप्शन को तो हम लोग, इतना तो मैंने समझा दिया बस एज ए कॉन्सेप्ट की ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहे। इस कॉन्सेप्ट को तो हम लोग बस इस बेसिस पे हटा सकते थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनरली डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आ रहे हैं, जनरली हमेशा मैं बोल रहा हूँ,
और आपको वो लोकसभा में जाना है, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। अब मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम द मिनिस्टर्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट। अब देखो, अगर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम सीएम ऑन रिस्पेक्टिव लेवल, ठीक है। तो हम इस बेसिस में कोई इसका क्राइटेरिया कहाँ रख रहे हैं? जैसे एमपी एमएलए के तो फिर भी क्राइटेरिया होता है 25 साल 30 साल, जो भी मतलब वो तुम बढ़ाते जो प्रेसिडेंट के लिए 35, ये सब एक क्राइटेरिया है। तो जब हम इसके लिए क्राइटेरिया नहीं रख रहे हैं, वो अगर तुम्हें वो याद हो कि कोई भी आदमी बन सकता है, बस उसे 6 मंथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बनना होता है अगर वो मिनिस्टर एज चुना हुआ है। तो जब कोई भी आदमी बन सकता है, जस्ट उसको कुछ दिन बाद ये एमपी एमएलए बनना है एग्जैक्टली, तो ये राज्यसभा का आदमी क्यों नहीं बन सकता? जब कोई भी बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता है? ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रू लग रहा है। अब ये तो गलत ही हो गया, तो एक्सप्लेनेशन वाले का बात ही नहीं आता है, इसीलिए ये आंसर सही है। अब बताइएगा आप लोग सही आंसर ला पाए कि नहीं ला पाए, और अगर लाए हैं तो कैसे लाए हैं, और इस पर कमेंट करिएगा। वही एक्सप्लेनेशन है, आप रीड कर सकते हैं। ये पिक्चर बहुत सही है, ये मतलब खासकर आपके एग्जाम के लिए। अपना बहुत पुराना वाला कहानी है, लेकिन इसे समझिए। ट्राई टू यूज रिसोर्सेज अराउंड एंड यू विल गेट द आंसर टू योर प्रॉब्लम। अब देखिए, ये जो कौवा था अपना, इसके पास पानी यहाँ पे था, ठीक है, बगल में कंकड़ पड़े हुए थे, ठीक है, और इसे प्यास लगा हुआ था। अब इसको अपने सिचुएशन पे आप ढाल के देखिए। यू आर द क्रो who wants to qualify exam, that is quench your thirst. आपके पास सोर्स क्या है? ये थोड़े से कंकड़ है यहाँ पे। ये कंकड़ क्या है? टिट्स एंड बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है? ये स्ट्रॉ क्या हो गया? स्ट्रॉ हो गया एप्लीकेशन। दिस इज द नहीं, ये चलो इसे एप्लीकेशन आउटपुट बोलो। एप्लीकेशन आउटपुट, एप्लीकेशन दूसरा चीज है। एप्लीकेशन इज पुटिंग द स्टोन इन द जार, कि यूजिंग योर कॉमन सेंस टू सॉल्व क्वेश्चन। अब देखो, मेमोरी यहाँ पे क्या होता है ना, कि वो सीधे आता और चोंच मार के पी जाता, क्योंकि उसे याद है कि मैंने पिछले बार ऐसे पिया था। जब हम गर्मी में हम पंछियों के लिए रख देते हैं अपने बालकनी में, तो उन्हें पता होता है कि यहाँ पानी भरा हुआ है, वो आते हैं पी जाते हैं। बट इसे ये पता नहीं था, ये पता था कि पीना भी है तो ये पानी नीचे है। व्हाट डिड ही एक्चुअली डू? ही यूज द पेबल्स, जो कि इस सिस्टम का, इस प्रोसेस का पार्ट भी नहीं था। तो वही बात हम इस पूरे क्वेश्चन में कर रहे हैं, कि हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास है, लेकिन वो बिखरा हुआ है। एंड अगर उसे हम ठीक से इस्तेमाल करें तो हम लोग एक्चुअली में अपने एग्जामिनेशन को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर द फंक्शन ऑफ अ स्टेट पब्लिक कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय। अब ये देखो, ये अगेन ये ऑब्वियसली सारे स्टेट पीएससी के क्वेश्चन है। अब स्टेट पब्लिक कमीशन, ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ताकि वो ऑफिसर आ सके, वो जो कि वो ऑफिसर एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन हो। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब हुआ कि देखो, एग्जीक्यूटिव होता कौन है? जो रूल्स एंड लॉज को एग्जीक्यूट करे, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है एग्जीक्यूटिव में, लेकिन ये इन बेसिक ये है। अब एक्सटेंशन क्यों? जो ऑफिसर आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये इसी को तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। इन्हीं को सेलेक्ट करने का काम इस बॉडी का है, ठीक है। इतना हम समझ गए। कैन बी एक्सटेंडेड बाय, तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने इतना डिटेल क्यों दिया। बाय प्राइम मिनिस्टर। अब तुम मुझे बताओ, ये स्टेट का काम है, इसमें सेंटर अगर चुन के अपना आदमी लाएगा
तो तुमको नहीं लगता है कि डिफरेंट पार्टी जब रहेगा वहाँ पे तो दिक्कत होने लगेगा? ये काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव लगता है, तो थोड़ा गलत लगता है, लेकिन हमको नहीं पता यार, शायद सही हो, मुझे क्या पता। दूसरा पॉइंट कि अगेन एक रियल जो एग्जीक्यूटिव हेड है, रियल, नॉमिनल नहीं बोल रहा मैं, वो सेंटर का ही लेके चल रहा, मान लो वो चुन के ला रहा है तुमको एक ऐसा आदमी जो एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन है, तो तुमको नहीं लगता कि ये फेवरिज्म कर सकता है? ये बस अपने चाचा भतीजा दामाद को ही चुन के लाएगा? मतलब ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं, लेकिन चांसेस है ना कि मैल प्रैक्टिसेस यहाँ पे क्रीप कर जाए, ठीक है, तो ये भी चांसेस है, ये हो सकता है। तो हमको लगता है कि ये थोड़ा डाइसी लग रहा है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। आप मुझे एक बात बताइए, एक मिनिस्ट्री, ये है तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मिनिस्ट्री ऑर्डर देगा या उसमें उसको काम करने में उसके इंटरफेरेंस करेगा? ये तो मुझे मतलब आउटराइट देखने में ही गलत लग रहा है, बिकॉज जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होता है उसका एक, उसे बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उसके काम में जो मिनिस्टर लोग हैं या जो भी एग्जीक्यूटिव है वो इंटरफेयर ना कर सके, एक स्ट्रक्चर रहे पहले ही से उस गवर्नेंस में, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला तो मैं शायद काट भी दूँ, इसे तो होल्ड पे ही रखा हुआ था, इसे मैं काट भी दूँ, ठीक है। अब देखो द प्रेसिडेंट, अब ये ऑन द सरफेस सही लगता है, क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव हेड है जो कि तुमको अपने ये स्टेट कमीशन में तुमको आदमी को चुनने में भेज सकता है, एंड सिंस ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ इलेक्टेड गवर्नमेंट लाइक थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन, इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव उतना डायरेक्ट नहीं है टू इंटरफेयर इन द स्टेट एक्टिविटी, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमारे प्रेजेंट है श्री मुर्मू जी, ठीक है। अब मुर्मू जी अभी एज अ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी या कांग्रेस की पार्ट नहीं है ना, तो किसी स्टेट में अगर बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे या कोई और पार्टी रहे, बीजेडी रहे, बीएसपी रहे, कोई भी रहे, तो उनसे मुर्मू जी को तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, उन्हें कोई मतलब अफिलिएशन नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पीएम चुनते हैं, पीएम तो आज भी बीजेपी के हैं, तो वो और स्टेट में अगर बीजेपी रहे तो अफिलिएशन हो सकता है, इसीलिए मैंने इन्हें होल्ड में रखा हुआ और इसीलिए मैं इसे थोड़ा सही मानता हूं। लेकिन अगेन अब दूसरा पॉइंट आता है मेरे दिमाग में, वो पॉइंट क्या होता है, और ये देख लो, ये सारा अप्रोच मैं तब बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है एग्जामिनेशन में तुम्हारे पास इतना टाइम है सोचने का? ये सारा काम अगर तुम्हारे पास 30 सेकेंड 1 मिनट में नहीं हो पाया, देन ऑब्वियसली ये सारा सोच ला के भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो ये सारा सोच अपने आप आ जाएगा और फिर उतना दिक्कत नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट अभी समझाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है बिकॉज मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जब तुम खुद से सॉल्व करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा और तुम शायद खुद से तुरंत ही बना पाओ। तो अगर तुम ये प्रेसिडेंट का देखो एक बात, कि प्रेसिडेंट इवेंचुअली तो जो भी काम करते हैं वो ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ सीओएम करते हैं। तो हम लोग कहने के लिए ये बोल सकते हैं फंक्शनली, नॉट स्ट्रक्चरली, फंक्शनली ही इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ पीएम या सीओएम लिख दे रहा हूं, थिंकिंग प्रोसेस। तो जो पीएम सोचेंगे ऑलमोस्ट वही प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, अनटिल अनलेस गिवन फ्यू अदर सिचुएशन। तो इस पॉइंट पे प्रेसिडेंट भी हमें थोड़े शेकी लगने लगते हैं कि हाँ, ये इवेंचुअली तो इन्हीं के रिफ्लेक्शन है, ठीक है। लास्ट में आता है उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर। अब हो सके ये गलत हो, ठीक है, मुझे क्या पता। अब ये बात देखो कि जब स्टेट का बात हो रहा है तो स्टेट की जो भी इंटिक्रेसीज होती हैं, जो भी ऑन द ग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, वो जनरली स्टेट के ही या तो लेजिस्लेटर या तो एग्जीक्यूटिव को पता रहेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि नहीं पता हो। लेकिन सिंस लेजिस्लेचर चुन के आते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि चुन के आए, इन्हें ज़्यादा पता होता है, ठीक है।
अभी रुक जाओ इतना में। अब तुम ये देखो कि जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी उससे हम क्या कर रहे हैं, द फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्रक्चर तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बना के दे दिया, अब जो फंक्शन है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड बना के 1950 वाला रख देता तो वो तो रिजिड हो जाता, इसीलिए फंक्शन को डायनेमिक रखना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश का फंक्शन हम महाराष्ट्र के मिनिस्ट्री से तो हैंडल नहीं करेंगे या सेंटर के मिनिस्ट्री से हैंडल नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत गैप है, ये फिजिबल नहीं है, स्मार्टनेस नहीं है। तो अब यूपी के फंक्शन को हैंडल दो आदमी कर सकता है, यूपी का एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यूपी का अगर एग्जीक्यूटिव अगर उस पर काम करने लगा तो ये देखो कितना, ये तो सबसे खराब फॉर्मेशन हो जाएगा कि मान लीजिए अभी हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट, या क्यों नाम लेंगे, मान लीजिए किसी सीएम ए हैं और वो स्टेट पीएससी को मॉडिफिकेशन करके ऐसे आदमी को चुनने के लिए बोलते हैं जो कि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट दे सके, ठीक है। तो ये तो तुमको बैलेंस और चेक को डिसमेंटल कर देगा, ये तुमको इवेंचुअली गवर्नेंस के लिए खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस कर सकती है, चांसेस है। लेजिस्लेचर में कौन है, ऑपोजिशन पार्टी है, तुमको कोएलिशन से अगर बना हुआ है तो ऐसे पार्टी है जिनका आइडियोलॉजी अलग है या सिमिलर है, और जो एग्जीक्यूटिव, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेचर का पार्ट है वो भी अगर है तो वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है टू द असेंबली और द लोग। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल के पास चांसेस बहुत कम है कि ये गलत काम करेंगे, इसीलिए अगर हमें चुनना हो सब में तो हम किसे चुनेंगे, इसे चुनेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इतना इजी सिलेक्शन नहीं था जितना, क्योंकि ऑब्वियसली आप डिडक्ट करते हैं, खासकर फ्री टाइम में तो आप इतने सारे लॉजिक लगा पाते हैं, लेकिन जैसे इसे तो हम तुरंत रूल आउट कर सकते थे, ठीक है, इसे भी हम शायद तुरंत रूल आउट कर सकते थे, इसमें थोड़ा डाउट था, लेकिन जैसे हमें ये पॉइंट क्लिक करता कि ये एक्सटेंशन है इसका, तो इसे भी रूल आउट करते। अब इसका रीज़न हमें पता ना भी हो, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, बचता तो यही है ना, तो इस बेसिस पे तो इसे हम सही मान सकते थे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगेन वही है, आप ये इस बात को रियलाइज़ करिए कि हम देखिए, और क्योंकि मैं पॉलिटी से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तो हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जिसका आंसर हमारे पास नहीं था। जो क्वेश्चन हम छोड़ के आते या गलत करके आते हैं, नेगेटिव होता या जीरो होता, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आ रहे हैं। इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। लाइक आप या तो एग्जामिनेशन के उस पार हैं या तो इस पार है, आपका साल बर्बाद हो जाता है। और अगर आप अप्रोच लगा के अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप कितना बड़ा एज ले रहे हैं अदर स्टूडेंट से। मैं तो ये बोलूँगा, प्लीज़ आप शेयर करिए इस वीडियो को। ऑब्वियसली आपके दोस्त को फ़ायदा होना चाहिए, आपके मतलब जो भी आपके वेल विशर हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए। आपने नहीं, आप जब तक कि आप लोगों को बताइएगा नहीं ना, तब तक आप ये नहीं समझ पाइएगा ना कि कैसे उधर से भी क्या पॉइंट आता है। जनरली लोगों में यह अप्रोच होता है कि मैं अपना चीज़ ना बताऊं, मैं अपना बुक ना बांटूं, मैं अपना नोट्स ना बांटूं, ये वाला होता है कि उसे एक्स्ट्रा पता चल जाएगा। लेकिन लोग जो मिस आउट करते हैं वो इस चीज़ पे ना कि अगर तुम बांटोगे ना तो वो बगल वाला भी तुमसे बांटेगा, वो भी शायद यही सोच रहा हो, लेकिन जब तुमने बांट दिया तो वो ये सोचेगा कि अरे हाँ इसने बांटा तो मैं इसको तो दे दूंगा। तो तुम्हें भी तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कोई और टीचर कुछ अच्छा बता रहा होगा। सो शेयर द वीडियो, ओके। ये एक्सप्लेनेशन है, अगेन आप पढ़ सकते हैं, मैंने समझा दिया। यही मैंने अच्छा रखा कि ये गवर्नर ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैंने एज ए सोचने के लिए रखा था कि वाई नॉट गवर्नर। तो अगेन आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझाया है उसी बेसिस पे है ये कि एग्जीक्यूटिव है, अगेन ही इज अगेन द एक्सटेंशन ऑफ सीएम। तो इस बेसिस पे इसे हम रूल आउट कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे आंसर देना नहीं चाहिए था, आपसे पूछना चाहिए था, क्योंकि जब आप प्रेसिडेंट और पीएम वाला समझ जाते तो ये वाला भी आपको समझना चाहिए था। दिमाग की बत्ती जला दे, ये तो सही है भाई। अभी तक आपका बत्ती तो जल ही गया होगा। और अगेन मैं सारे अलग अलग पिक्चर यूज़ किया हूँ ताकि आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग पिक्चर के थ्रू याद रहे। मेंबर ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आप ये देख रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट मैं
ये जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देख रहे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, खाली स्टेट पीएससी कमीशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे क्वेश्चन सब। तो मेंबर ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी रिमूव्ड बाय द गवर्न। ये क्वेश्चन थोड़ा डाइसी है यार, मतलब ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। इसका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस हैं, बिकॉज जो चीज़ को हम लोग रूल आउट करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो आउटराइट गलत भी था। ओके, अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी रिमूव्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप ये देख रहे कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करने में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट? रिमूवल, रिमूवल मतलब क्या होता है, इसका अगर रियल मीनिंग समझिए तो आपसे आपका हक छीना जा रहा है। आप काम करने के लिए आपको अपॉइंट किया गया था, आपको सिलेक्शन हुआ था और आपको वहां से हटाया जा रहा है, तो ये आपके काम को बहुत वल्नरेबल बनाता है। बस इस आइडिया को अपने दिमाग में रखिएगा। मेंबर ऑफ स्टेट, हाँ मेंबर, द गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ अ इम्पीचमेंट इन विधानसभा। अब ये देखिए इम्पीचमेंट, आपको क्या लगता है ये इम्पीचमेंट इतना टीडियस प्रोसेस होता है? ठीक है, कितने सारे इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट और मतलब बहुत सारे टीडियस प्रोसेस है। अगर एक मेंबर के लिए ये अप्रोच इस्तेमाल होने लगेगा तो आपको लगता है कि ये सही प्रोसेस है? जुडिशरी पे अननेसेसरी बर्डन, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, ये सब, तो ये ऑप्शन तो यहीं पर रूल आउट होता है। क्यों? क्योंकि ये मेंबर का बात हो रहा है, तो और इम्पीचमेंट वर्ड दे दिया तो यहाँ पे तो ये गया। फिर द गवर्नर आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखिए 2 और 4 को हम लोग साथ में क्लब कर देते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन है। द गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब ये देखिए कि क्यों बोला था कि ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है कि मेंबर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की है वो अगर, पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट हटाएगा कि हाई कोर्ट हटाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसी के, यहाँ पर रिमूवल का बात आता है कि उसका हक छीनने के, वो लॉफुली वो अपना मेरिट को प्रूव करके वो यहाँ पे आया है और उसे हम हटा रहे हैं, तो एक तरह से उसके फंडामेंटल राइट को छीन रहे हैं। नॉट दैट आई एम एक्चुअली सेइंग दैट, ओके, इस समझने की बात है। अब अगर ये जनरली होता है तो सबसे जो हम लोग अपने फंडामेंटल राइट को सीधे किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, जब लेकिन हमको पता है कि हाई कोर्ट का कोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास जाते ही है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों ना जाए? तो इट सीम्स कि ये वाला ऑप्शन कट जाता है। अगर मुझे ये दोनों चुनना, मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं दिया होता तब मैं शायद इसको भी सही मान लेता, बिकॉज हाँ जुडिशरी आपको एग्जीक्यूटिव हेड को सजेशन दे रहा है और उसके बाद वो एक्शन लेता होगा। लेकिन जब दोनों ऑप्शन इसमें दे दिया है तो आदमी हमेशा सोचेगा कि यही सही है। ठीक है, कंफ्यूजन वाला पार्ट ये हो सकता था कि स्टेट का पार्ट है तो हो सके बस हाई कोर्ट को ही इंक्लूड करता हो, एंड यही स्मार्ट गेस होता है। जो ये बेसिस पे सोचा वो गलत कर जाएगा, और उसमें कुछ गलत नहीं है बिकॉज दिस थॉट इज नॉट दैट रॉन्ग। लेकिन जैसे मैंने समझाया कि जहां फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन आते हैं, और ऐसा नहीं कि ये फंडामेंटल राइट है, मैं ये हक वाली बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इस बेसिस पे मैंने इसे काट दिया। अब बचता है मेरे पास या तो ये ऑप्शन सही है या तो ये ऑप्शन सही है। अब ये देखो कि अब गवर्नर करेगा कि प्रेसिडेंट करेगा, क्योंकि दोनों में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि वो काम कर रहा है। अब अगर जब हम सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं तो वो तुमको क्या लगता है, गवर्नर से इंटरैक्ट करेगा कि प्रेसिडेंट से इंटरैक्ट करेगा? व्हेन बोथ आर द एग्जीक्यूटिव हेड एट डिफरेंट लेवल। तो अगर कॉमन सेंस से बात करिए आप तो जनरली वो प्रेसिडेंट से बात करेगा। ऑल्सो
कि जो गवर्नर होता है वो आपको स्टेट के एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो खुद में सरवाइव करते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो खुद दूसरे को हटा रहे हैं। प्रेसिडेंट के तो ऐसे नहीं ना, उन्हें तो 5 साल पूरा करना है, वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे खड़े हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है जो कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल बनाते हैं, और उस हिसाब से लास्ट में बचता बस कौन सा, ये वाला ऑप्शन। तो देखिए, भले मैं आंसर पे तो आ गया हूँ, ऐसा नहीं कि लॉजिक भी गलत लगाया हूँ। जैसे ये तो आउटराइट सही लॉजिक था, ये एकदम सीधे काट सकते थे हम। यहाँ पे कोई बच्चा इसमें जा सकता है, ये सही मार सकता है, उसमें वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अटेम्प्ट मर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को जो कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है। लेकिन किस बेसिस पे हमने रूल आउट किया कि जब ये दोनों का बात हो और जब कोई हक का बात हो तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब ये दोनों में सुप्रीम कोर्ट है, तो अब ये दोनों में चॉइस आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट बात किससे करेगा, किससे करेगा, किससे करेगा, तो प्रेसिडेंट से करेंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। तो ये टफ क्वेश्चन था, अगर आप गलत करते भी हैं तो उतना सोचने की बात नहीं है। अगेन वो एक्सप्लेनेशन है। ये मैं क्या, ये आप वही खुद लिखा हुआ है कि अगेन ये ट्राई करिए आप। मैं आपके एक एक्यूमेन को ग्रो कर रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसा स्किल दे रहा हूँ जो कि आप बिना मेमोरी के भी यूज़ कर सकते हैं, और आप वहाँ पे कुछ बना के आइएगा, कुछ सॉल्व करके आइएगा, एक ऐसा चीज़ जो कि आपको और लोग से एज देगा। सो इसे वर्क लोड ना समझें कि ये इतना कौन करता है, ये क्यों करता है, इससे क्या फ़ायदा है। इसका बहुत फ़ायदा है, ये आपको तब पता चलेगा जब आपको एग्जामिनेशन में ब्रेन फॉग होगा, आपका पढ़ा हुआ चीज़ धुंधला दिखेगा, तब आपको ये वाला स्किल काम आएगा। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत आर वेस्टेड इन। आप ट्राई करिए, मैं इस पर क्या ही मतलब आंसर तो मुझे पता ही है, लेकिन आप ट्राई करिए। लेकिन मैं बस आपको हिंट दे सकता हूँ कि इलेक्शन अगर हो रहा है तो ये करेंगे, आपको क्या लगता है? मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आपको क्या लगता है ये करेंगे? कौन करेगा उसका, म्यूनिसिपैलिटी का या दूसरे का, जो कि अर्बन एरिया में लोकल गवर्नमेंट का पार्ट हो रहा है इलेक्शन। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये करेंगे कि ये करेंगे, ये आप डिसाइड करिए। और आंसर मुझे पता है, लेकिन आप डिसाइड करिए। मैं फिर भी 70% ऑलरेडी आपको वॉक थ्रू कर चुका हूँ, आप सोचिए क्यों और कौन। फिर विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। हाँ, ये देखिए, अगेन ये तो सब लोग पढ़ के जाते हैं तब भी भूल जाते हैं। और अगेन जो लॉजिक हम दे रहे हैं यहाँ पे, लगा रहे हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो, लेकिन दिस इज़ द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट वी आर आउटराइट लीविंग इट। ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब जैसा हमने पढ़ा था शुरू में किसी क्वेश्चन में कि अकाउंट क्या होता है, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो रिपोर्ट आता है बेसिकली सीएजी से आता है, उसको ये देखता है। ठीक है, हमें फंक्शन इसका पता है, इस क्वेश्चन में मैं अज्यूम कर रहा हूँ, नंबर किस में क्या है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो एक जो रिपोर्ट आ चुका है, जो ऑलरेडी सीएजी काम कर चुकी है, उस पे काम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है वैसे काम के लिए, जो कि ऑलरेडी सारे डेटा एंड इंफॉर्मेशन गैदर कर चुकी है, सिंक्रोनाइज कर चुकी है, और मतलब उस पर ओपिनियन दे चुकी है, उसको समझने के लिए ज़्यादा आदमी चाहिए कि कम? तो अभी हम इसे कम मान के चलते हैं, वी डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग। ठीक है, फिर एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट क्या होता है कि वही बजट में किसको कितना चाहिए, और वो तुमको कितना कहाँ घटाया जाए, क्या किया जाए कि वो प्रोडक्टिव हो, वो इकोनॉमी उसमें आ सके। ठीक है, तो इसको किससे किससे मिलना है? इससे मिनिस्ट्री से मिलना है, डिपार्टमेंट में से मिलना है, अदर कॉरपोरेट से मिलना है, और मे बी अदर स्टेक होल्डर, मिसलेनियस लिख दे रहा हूँ, स्टेक होल्डर से मिलना है। नॉट ओनली दिस, अब इस कमेटी में अगर मान लो जानकार लोग नहीं हैं, मान लो फाइनेंस के लोग नहीं हैं, मान लो साइंटिफिक लोग नहीं हैं, मान लो तुमको
कोई एग्जांपल दो। साइंटिफिक, फाइनेंस, फिर डिफेंस के लोग नहीं हैं, वैसे ही मान लो फॉरेन अफेयर्स के लोग नहीं हैं। तो ये जो स्पेशलाइज बॉडी अगर ये सब इसमें नहीं रहेगी तो वो साइंटिफिक मिनिस्ट्री का बात कैसे समझ पाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का या फॉरेन अफेयर का बात कैसे समझ पाएगी, या कॉर्पोरेट फाइनेंस का बात कैसे समझ पाएगी। तो ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि किसको क्या मिलना है। तो वी कैन अज्यूम कि ये एटलीस्ट थोड़ा बड़ा बॉडी होना चाहिए, बिकॉज इसको बहुत सारे स्टेक होल्डर से मिलना है एंड बहुत सारा इनको इकोनॉमी भी सजेस्ट करना होता है। ठीक है, तो इन्हें अकाउंटिंग आना पड़ेगा, इन्हें ये समझना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पैसा बचा के यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक दे नीड मल्टीपल फॉर्म ऑफ आइडियाज़, और वो तभी आएगा जब थोड़े ग्रुप में बड़े बड़े वैरायटी होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे। तो ये हम मानते हैं कम से कम इससे तो बड़ा ये रहेगा ही रहेगा। फिर कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग जैसे हमने समझाया था कि जैसे PSU है। अब ये कमेटी जो होगी ये PSU से बात कर रही है, बस एक PSU, लाइक मान लो तुमको ONGC, ठीक है, ठीक है। अब ये इसके टेक्निकल डिसीजन के बारे में तो बात नहीं कर रही है ना, ये उसके फाइनेंस के बारे में बात कर रही है। अब कहने को आदमी बोल सकता था कि ONGC और NTPC दोनों के काम अलग हैं, लेकिन जो ये कमेटी है ये इसके फाइनेंस के बारे में बात कर रही है। सो दिस कमेटी आपको जनरली होता है इसके जो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग में नहीं जा रही है, तो इस कमेटी में इससे तो कम ही आदमी रहेंगे, हो सके इसके बराबर हो, ये हम कह सकते हैं। हमें नहीं पता कि इससे ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, लेकिन इससे कम रहेंगे इतना हमें पता है। फिर कमेटी ऑन पिटीशन, ऑब्वियसली कोई पिटीशन दे रहा है और उस पर अगर कोई कमेटी है तो वो मुश्किल से 2-3 आदमी, उतना भारी काम नहीं है, तो ये बहुत रेयरली होगा, और 2-3 आदमी होंगे तो इससे काम चल जाएगा। तो दिस ऑप्शन इज आउटराइट गलत। तो अब अगर हमें गेस करना है तो किसे गेस करेंगे, तो ऑब्वियसली इसे गेस करेंगे। वी स्टिल डोंट नो कि इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर मान लो अरेंज करने के लिए आ जाता तो ये क्वेश्चन टफ बन जाता है, इन केस यू डू नॉट हैव द मेमोरी ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटीज़। बट यहाँ पे अरेंज करने को नहीं दिया है, बस चूज करने को दिया है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन को सही मान सकते हैं। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन है, ये सही है, ये अपना दिमाग की बत्ती जली क्या। ये तुम हमेशा याद रखना, बिकॉज कितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं यार जो कि तुम आधा अप्रोच सही भी कर जाते हो, लेकिन फिर आदमी को लगता है कि आदमी बहुत क्लमजी हो रहा है, बहुत अननेसेसरी लॉजिक लगा रहा है, और फिर छोड़ देता है। और ये सारा काम तभी करना है जब हमने पुराने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, लाइक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, अब हमको थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिस पे हमने छोड़ दिया था, जिसे हमने गोला मार के छोड़ दिया था कि बाद में अटेम्प्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो आइडिया इज ऑलवेज इन योर माइंड, ऑलवेज, इट कैन नॉट बी एनीवेयर एल्स, इट इज ऑलवेज विथ यू। आप समझ रहे, यहाँ पे 2 बार मैंने ऑलवेज लिखा है, ये बात को एम्फेसाइज करने के लिए कि वी डू नॉट बिलीव वी कैन एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम इन दिस वे। समझ रहे हो? तो जब हम लोग बिलीव कर लेंगे ना कि नहीं सही में हम ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है, बगल वाले का पेपर पे झाका तारी कम करे और देखा देखी कम करे, बगल वाले पेपर पे हम जो भी कितने लोग होते हैं एग्जामिनेशन तक में जाके स्ट्रक करने लगते हैं, अरे बताओ ना यार, बताओ ना यार। अरे तुम्हें कैसे पता यार, उसे सही पता है। तो अपने इंटेलिजेंस पे भरोसा करो रादर दैन दूसरे के इंटेलिजेंस पे। फिर ये वो एक्सप्लेनेशन है। फिर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन शायद मैंने तुम लोग के लिए अटेम्प्ट के लिए रखा था। ओके नहीं, इस भी कितना बचा, अच्छा लास्ट ईयर। हाँ, consider the following statement in the context of Attorney General of India. The President shall appoint a person who qualifies to be appointed a judge of a Supreme Court. अच्छा ठीक है. The Attorney General shall receive such remuneration as the Parliament में decide. अब ये देखो कि जो प्रेसिडेंट है, अब तुमको आ गया अटॉर्नी जनरल वर्ड कहाँ है, हाँ,
अटॉर्नी जनरल काम क्या कर रहा है यार? ये तुमको जाके केस लड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, केस फॉर गवर्नमेंट इन लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो जब ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाके केस लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके पास क्वालिफिकेशन कुछ तो होना चाहिए जो कि उन लोग के टाइप से हो जो कि लॉ फर्म में, कोर्ट ऑफ लॉ में काम करते हैं। तो हाँ, ये तो हमें लगता है कि जज तो इन्हें होना ही चाहिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट के हों कि हाई कोर्ट के हों, इस पे हम कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा बात देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केस लड़ रहे हैं, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा बनता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन के बराबर हो रादर देन हाई कोर्ट। जितना भी हम लोग केस देखते हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में, अब इसमें अटॉर्नी जनरल को जाना है और वो क्वालिफाइड ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने लायक, तो हम मान तो सकते हैं ना ये बात कि उनमें उतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल के केस को लड़ पाए, मानने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए लॉजिकली ये बनता है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, ये हम समझ गए। फिर ये तुम बताओ यार, ये बहुत सही है, कैसे इसको रूल आउट करेंगे? शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज पार्लियामेंट में डिसाइड, इसे पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे कि प्रेसिडेंट करेंगे? अरे मैंने आप आंसर ही दे दिया। तो मतलब अब एक ऐसा आदमी है जो सरवाइव कर रहे हैं ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इन्हें जब भी मन किया अपॉइंट कर लिया, निकाल दिया, देन व्हाट डू यू थिंक, जिनका एग्जिस्टेंस इन द ऑफिस इज कंटिंजेंट टू प्रेसिडेंट, उनकी सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी? अगर पार्लियामेंट को डिसाइड करना होता तो वो इनकी वो भी डिसाइड कर देती, परमानेंसी एज अ जॉब, लाइक वो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं रहते। तो ये लॉजिक है यहाँ पे लगाने का, ऐसा नहीं है कि इतना इजी है ये अभी समझाना, एग्जामिनेशन के प्रेशर में हम तुरंत इसे ऐसे मार सकते हैं। तो लेकिन मैं बस इन दिखा, जैसे मान लो CAG है, ठीक है, अब CAG प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं है, उसका एक, उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है आने का और जाने का, तो वहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट है तो इनका सैलरी भी परमानेंट हो गया। अब हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, मान लो 4 साल के लिए अटॉर्नी जनरल का यूज़ ही नहीं है यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो फिर इस जो पोस्ट का हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यूज़ ही नहीं है उतना, उसे सैलरी उसके बारे में पार्लियामेंट क्यों डिसाइड करेगा? समझ रहे हो? तो इस बेसिस पे हम इसे सही गलत बता सकते हैं। अगेन ये वही है, एक्सप्लेनेशन है, तुम पढ़ सकते हो, जो मैंने समझाया वही है। फिर प्रॉब्लम स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम सॉल्व, एकदम सही बात है कि ऑब्वियसली अब लास्ट स्लाइड था ये, कि हम आज जितने भी क्वेश्चन से सीखे हैं ये कि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम वर्ड्स पे ध्यान दें, थोड़े डिडक्टिव लॉजिक पे ध्यान दें, थोड़ा अपने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस पे ध्यान दें कि हमारे आमने सामने क्या हो रहा है, तो उस बेसिस पे ना हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो कि जनरली हम छोड़ के आ जाते हैं, और ये हमें मार्क्स अच्छा खासा एक्सटेंड कर सकता है, जो कि हमें एज दे देगा। तो आप कोशिश करिए, समझिए इस वीडियो को और देखिए, थोड़ा टाइम लगता है अगर आपको, तब भी देखिए, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको ये फ़ायदा देगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, जब तक आपके पास वो स्किल नहीं है एग्जामिनेशन में सॉल्व करने का, तो आपको हमेशा दिक्कत होते रहेगा। तो ये स्किल अगर आपके पास आता है तो लाइक करिए वीडियो को,
कमेंट करिए, कुछ बताइए कि और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ताकि आपका इस 10 दिन में और हेल्प हो सके। कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आप देख रहे हो, तो उस प्रॉब्लम के बारे में बताइए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और मैं आगे कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे वीडियो बनाऊँ जो कि आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जनरली तुरंत हेल्प कर सके। कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो कि क्वेश्चन एज इफ लाइक सेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे क्वेश्चन उसके अराउंड के थ्योरीज दूंगा जो कि आपको जनरली अदर क्वेश्चन जो कि उसी सेक्शन से आते हैं सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम।